ये मतलब हर न्यूज़पेपर आपके बारे में बात कर रहा है। ये क्या रिकॉर्ड है जो आपने लेटेस्ट अभी अभी बनाया? रिकॉर्ड है द फास्टेस्ट जर्नी ऑन फुट कवर्ड बाय फीमेल। या तो इट्स मी। हाँ हाँ। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है रनिंग और साइकिलिंग में? अगर मुझसे पूछे तो मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे वहाँ तो डिफिकल्टी बहुत है ना। डिफ़िकल्ट है बट बहुत सारे आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि राजस्थानी वुमेन नहीं, वो सोनीपत की डॉटर इन लॉ भी है, क्योंकि हमारे विकास भाई सोनीपत से हैं। तो यस, तो उसमें ना मैम हेल्थ का भी इश्यूज नहीं आए कभी? आपको ऐसा नहीं लगा कि बॉडी ने गिव अप कर दिया हो कि यार अब नहीं करना, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल। बहुत बहुत इस कश्मीर से कन्याकुमारी के स्टार्टिंग का फेज़ था, उसी में मुझे बहुत कुछ फेस करने के लिए मिला। नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो सबसे स्पेशल पॉडकास्ट है आज तक का जितने भी हमने करे हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक सेलिब्रिटी कपल है। अब वो कपल इतना फेमस हो गया क्योंकि उनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नहीं काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है, और वो सोनीपत से रिलेटेड हैं। मैं इस सरप्राइज़ को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा हमारे पास आज ऐसे गेस्ट हैं जिनका नाम आपने आज गूगल अगर आप करेंगे या आपको हर जगह इंस्टाग्राम पे दिख ही रहे होंगे। सोफिया सुफी रनर जी आज हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार। और उनके हस्बैंड विकास सरवा जी। सर स्टार्ट करना चाहेंगे हम, आप एक ऐसा सेलिब्रिटी कपल है, जैसे हमने तो मूवीज में ही सुना था अब तक ऐसे कपल्स के बारे में, जैसे प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी मैरी कॉम की, उनके हस्बैंड उनको मैनेज करते थे। तो ये तो आज हम सामने यही सब देख पा रहे हैं। सर हम सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। सर ये एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 से। मैं और सूफिया दोनों हम एयरपोर्ट पे काम करते थे उससे पहले, 2017 से पहले। तो मैंने ज्वाइन किया था 2014 में, सूफिया उससे पहले ही काम करे, तो शी वाज माय सीनियर इन द टीम। और 2017 से ये जर्नी शुरू हुई रनिंग की। मैंने साइकिलिंग शुरू की, सूफिया ने रनिंग शुरू की, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे गया पता ही नहीं चला। तो वहाँ अब तक साथ हैं हम। तो मैम आपको सर मैनेज कर रहे हैं, कोच भी हैं आपके, तो ऐसा नहीं होता कि कोच से मतलब कोच को भी उल्टा डरना पड़ता है क्योंकि आप उनकी वाइफ भी हैं? नहीं नहीं, जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में होते हैं तो यू हैव टू लिसन कि आप अच्छा कैसे परफॉर्म कर पाएँ। तो एवरी टाइम आई हैव टू लिसन टू हिम बिकॉज ही इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग। और मेरे पास एक ही इंसान है जो पूरा मैनेज कर रहा है। सो आई हैव ओनली वन टीम विद मी। तो यस। तो मैम ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपको रनिंग का जो कहते हैं कि रनिंग का जो जज्बा कहाँ से आया? क्या सर की वजह से ही आया, उन्होंने ही आपको पुश करा कि नहीं रन करो? इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ करने के लिए एक पुश की ज़रूरत होती है, कुछ अलग करने के लिए। बट मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे फ्रस्ट्रेशन ने काफ़ी मोटिवेट किया, बिकॉज वी यूज्ड टू वर्क एट दी एयरपोर्ट। हम एविएशन इंडस्ट्री में थे। आई यूज्ड टू डू नाइट शिफ्ट्स। और हम लोग का शेड्यूल ऐसा था कि हम लोग रात में जागते थे और दिन में जागते थे और रात में काम करते थे। और उसी वजह से हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही थी, बिकॉज अगर नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे तो हेल्थ भी डिक्लाइन होगी। और मुझे ही लग रहा था कि मैं अगर इस माहौल से नहीं बाहर आ पाई तो हो सकता है मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, क्योंकि वो लाइफ पूरी तरह से रोबोटिक बन चुकी थी। हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही फ्लाइट के डिपार्चर के बाद आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस और मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट समथिंग, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, कुछ अलग स्टार्ट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए भी, और माइंड डाइवर्ट हो जाए इस चीज़ से। तो मुझे रनिंग का ख्याल आया, क्योंकि रनिंग ही ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है। बगल में एक पार्क था, तो मुझे लगा कि मैं कल से रन करके देखती हूँ। तो पास के ही पार्क में, मुझे अभी भी याद है, 2017 में मैंने 3 किलोमीटर रन किया। वो मेरा पहला रन। 2017 अभी मतलब सिर्फ 10 साल भी नहीं हुआ है। जी। तो इट वाज माय फर्स्ट रन और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ जैसे होता है ना, बोझ सा उतर गया है बॉडी से। वो मैंने एज ए हॉबी लिया, और मैं फ्लाइट के बाद जब भी मेरे पास टाइम होता मैं रन करने जाती, इवनिंग या मॉर्निंग में फ्लाइट के डिपार्चर के बाद। और अब इस तरीके से वो शौक कब जो पैशन, जो एक हॉबी होती है, वो कब पैशन में बदल गया वो पता ही नहीं लगा एक्चुअली। 2017 से आपकी स्टार्ट हुई है, तो मैम उस टाइम आपकी एज क्या रही होगी? मैंने स्टार्ट की थी रनिंग 31 की उम्र। 31 की एज में आपने स्टार्ट करी है? आप तो खैर अभी भी कितनी रनिंग करके आप लग नहीं रहे कि आप अभी भी 31 के हैं। ये एडवांटेज है। तो देखिए कि कितना बड़ा एक चेंज आ सकता है। आदमी किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है। 31 की एज में मैम ने रनिंग स्टार्ट करी है, और अब किस लेवल पे आ गई मैम? तो ये जो जर्नी, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं
तो आप लोग, हमने सुना एयर इंडिया में आप दोनों काम कर रहे थे, तो फिर सर ने कैसे हेल्प करी आपकी इसमें? आज सर वो तो देखो सोनीपत से हैं, हमने ये बताना भूल गए हैं कि हमारी गलती है कि बहुत सारे आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि राजस्थानी वुमेन, नहीं, वो सोनीपत की डॉटर इन लॉ भी है, क्योंकि हमारे विकास भाई सोनीपत से हैं। तो Yes. और सोनीपत के अंदर मैम स्पोर्ट्स खून में दौड़ता है। जी जी। और हमारे कोच साहब ने मैम की बहुत हेल्प करी और आज ये मुकाम पहुंच पाए। तो सर ये कैसे स्टार्ट हुआ कि एयर इंडिया से जर्नी आप लोगों ने, मतलब क्या ये जो पूरा का पूरा एक जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कि यहाँ तक लेके जाना है? एयर इंडिया को कैसे आपने सोचा कि हम छोड़ देते हैं, फिर लाइफ को, स्पोर्ट्स को एक करियर बना लेते हैं? तो जैसा सूफिया ने बताया कि 2017 में हमारा शुरू हुआ था, और जो शुरू हुआ था वो जस्ट फिटनेस पर्पज़ के लिए था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी उसी टाइम पे, सेम पर्पज़ के साथ। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था ऑफिस का, थोड़ा सा डाउन मोमेंट चल रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे फादर भी उसी टाइम एक्सपायर हुए थे, तो उस फेज से बाहर आने के लिए मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। तो मैंने सूफिया को भी इनकरेज किया कि तुम भी कुछ स्टार्ट कर लो, तो उसने रनिंग स्टार्ट कर दिया ऐसे ही बगल वाले पार्क में। तो वो धीरे धीरे मजा आने लग गया। मैं साइकिलिंग करता था 50-60 किलोमीटर तक, तो अच्छा लगना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर चले गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया कि और कितना लंबा साइकिलिंग कर सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं साइकिल से। तो मैंने 6000 किलोमीटर किया उसके बाद। 6000 किलोमीटर साइकिलिंग करी है? जी, मैंने क्वाड्रिलेटरल किया था 2017 में, 4 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता एंड बैक टू दिल्ली, साइकिल से जी। 18 डेज। तो मेरे को टाइम लगा था 18 डेज एंड 12 आवर्स समथिंग, वो टाइम था मेरा। तो उसी टाइम सूफिया को लगा कि नहीं, अब तुम इतना लंबा साइकिलिंग कर रहे हो तो मैं भी वो करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं रन करके देखती हूँ कितना लंबा कर सकते हैं। तो सूफिया का पहला अटेम्प्ट था 2018 में लंबे रन का, एंड शी डिड ट्रायंगल। आपने सुना होगा, दिल्ली, आगरा, जयपुर गोल्डन एंड ट्रायंगल के बारे में सुना है जी। आई कवर्ड दैट। तो सूफिया का सबसे पहला अटेम्प्ट था गोल्डन ट्रायंगल, आई थिंक 700 किलोमीटर, और उन्होंने कंप्लीट किया 16 डेज में। वाह, तो मतलब सर ये सोच आई कहाँ से कि मतलब हम ये ऐसा कुछ करते हैं? ये तो पागलपन है ना। तो गोल्डन ट्रायंगल 2018 में किया था सूफिया ने। तो वहाँ से बस वो एक मैं कहूँगा कि वो हमारा ना एक टेस्टिंग फेज था। हाँ जी। खुद की लिमिट्स को टेस्ट करने का, जी। कि मैंने 6000 किलोमीटर किया था। उसके बाद सूफिया ने 2018 में प्लान किया कि नहीं, गोल्डन ट्रायंगल करते हैं, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। वो नेशनल रिकॉर्ड भी बना, उसके लिए सूफिया को अवार्ड भी दिया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। जी। तो वहाँ से फिर ये प्लान हुआ कि अभी 700 किया है, और कितना लंबा रन कर सकते हैं। सर आप लोगों का तो बिल्कुल लग रहा है जो इंजन है वो टोयोटा जैसा है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कहते प्राडो की तरह कह रहे वो 10-10, 20-20 लाख किलोमीटर तक उसको कुछ नहीं होता। तो वहाँ से सब शुरू हुआ। तो सूफिया ने बोला कि चलो और थोड़ा लंबा रन करके देखते हैं, कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो आज तक किसी ने किया ना हो इंडिया में। जी। तो 2019 में मैंने 2018 में मैंने फिर K2 के किया था, कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग से। साइकिल से? हाँ। तो सूफिया के 700 करने के बाद मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया। दैट टुक मी अराउंड 10 डेज। 10 डेज में आप कश्मीर से कन्याकुमारी। And he set the Guinness World Record. एंड दैट वाज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ। तो उसके बाद देन सूफिया थॉट कि क्यों ना मैं इसी रूट को मैं रन से कवर करूं, एंड आई वाज लाइक बिल्कुल करो, मैं तो चाहता हूं अगर कुछ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ था कश्मीर टू कन्याकुमारी, स्पेशली किसी फीमेल ने नहीं किया था। मेल्स 1-2 रनर थे जो इंडिया में जिन्होंने किया हुआ था, काफ़ी सारे बाहर के रनर थे, फॉरनर रनर्स आए थे जिन्होंने किया था, बट फीमेल ने आज तक किसी ने नहीं किया था। जी। तो 2019 में हमने प्लान किया कि कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हैं, और सूफिया ने किया। तो ये सर माइंडसेट कहाँ से आता है? मतलब आपको ये तो बहुत सारी तैयारी लगती होगी इस तरीके की, क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि सर हमसे तो 2 किलोमीटर बोलते हैं तो ही हम 10 बार सोचते हैं यार आज उठे ना उठे बेड से। मतलब ये माइंडसेट कहाँ से आता है? तो माइंडसेट सूफिया का जो मैंने जो अभी तक देखा है, सूफिया का ये रहता है कि एक छोटा सा पहले आपने अपना टास्क किया। हाँ जी। आपको लिमिट पता लग गई आपकी कि हाँ आप कैपेबल हो इससे आगे जाने के लिए, फिर उससे बड़ा करके देखते हैं, फिर उससे बड़ा करके देखते हैं। तो सूफिया का हमेशा ये रहता है कि पहले चेक करते हैं कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं। जैसे पहले 700 किया, उसके बाद इन्होंने कि मेरे को 4000 करना है जी, और वो 4000 ऐसा था, उसके बाद से तो लाइफ ही चेंज हो गई हमारी कश्मीर, जब सूफिया ने कश्मीर टू कन्याकुमारी रन किया। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना और अच्छे टाइम के साथ भी बना। 100 डेज़ का टाइमलाइन दिया था हमें वर्ल्ड अथॉरिटीज़ ने, तो उसको 87 डेज़ में सूफिया ने कंप्लीट किया 13 दिन पहले। 87 डेज़ में। तो शी वाज रनिंग 50 किलोमीटर एवरी डे जी, और लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें उसमें। तो वो जो लोगों का सपोर्ट मिला,
वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो उससे खुद सूफिया को भी लगा कि अब इसको और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं हम। क्योंकि अल्ट्रा रनिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस मैं कहूँगा, अब थोड़ा थोड़ा अभी लोगों को पता चला है। पहले उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था, गिने चुने लोग थे जो ये स्पोर्ट्स में थे, अल्ट्रा रनिंग जो करते थे, इवेंट भी नहीं होते थे पहले। तो एक तरह से फ्लैग बेयर थी सूफिया ना स्पोर्ट्स का। तो फिर सूफिया को लगा कि नहीं और आगे लेके जाते हैं इसको। तो फिर सूफिया ने प्लान किया 2020 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल विच इज 6000 किलोमीटर, जो मैंने 2017 में किया था साइकिल से। तो शी वाज लाइक कि अब मेरे को 6000 रन करना है 4 मेट्रो सिटीज। हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता एंड बैक टू दिल्ली है पूरा हाईवेज। ये भी आपने करा है जी। तो वो सूफिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 2020 में स्टार्ट किया था। कोरोना की वजह से हमें बीच में रोकना पड़ा, बट दोबारा फिर जीरो से स्टार्ट किया जब कोरोना का फर्स्ट वेव खत्म हुआ। और उसको आई थिंक जो पुराना रिकॉर्ड था दैट वाज 192 डेज। जी। सूफिया ने 81 डेज से उसे ब्रेक किया, 82 डेज से ब्रेक किया, 110 दिन में फिनिश किया उसे 6000। तो सर इसमें एक थोड़ा हटके सवाल पूछना चाहता हूँ आप दोनों से। आप लोग ऑल ओवर इंडिया रन कर चुके हो, साइकिलिंग कर चुके हो, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है रनिंग और साइकिलिंग में? अगर मुझसे पूछे तो मुझे पहाड़ों में ज़्यादा पसंद है दौड़ना। मगर वहाँ तो डिफिकल्ट भी बहुत है। डिफ़िकल्ट है, बट जब मैं प्लान कर रही थी माउंटेन्स में रन करने का, और हमने रिकॉर्ड्स बनाए वहाँ मनाली टू ले रन करके, उसके बाद से फिर एक प्यार सा हो गया माउंटेन से, स्पेशली लद्दाख की बात करूँ। अच्छा। तो माउंटेन्स में दौड़ना मुझे ज़्यादा पसंद है। और सर नेचर आपको? के पास मेरे को बस रोड प्लेन होना चाहिए, अच्छी साइकिल होनी चाहिए, आप कहीं पे भी करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि माउंटेन्स में तो मेरे साइकिल तो इतना इजी नहीं होता माउंटेन में करना। साइकिलिंग बहुत तो मैं रोड साइकिलिंग करता हूँ मैं, तो वो साइकिल पहाड़ों में चलाना थोड़ा सा टफ होता है। तो मेरे लिए बस रोड अच्छा होना चाहिए, अच्छी साइकिल होनी चाहिए, अच्छे गियर होने चाहिए, दैट से आप कहीं पे भी करवा लो आप। तो आपको पसंद कहाँ है सर सबसे ज्यादा? वो सीनिक ब्यूटी, मैम ने कहा मैम वो तो पहाड़ों मैं की हो चुकी एक्चुअली है। जब मैं कर रहा था तो मेरे को ब्यूटी दिख ही नहीं रही थी, बस मेरे को ये था कि टास्क मिला है, फिनिश करना है, रोज का टारगेट था करने का। बट ही इज़ राइट। अगर आपके पास एक टास्क होता है, एक चैलेंज होता है कि आपको इतने घंटे में करना है, तो आप देखते ही नहीं है आसपास, फिर आपको फोकस सिर्फ हो जाता है कि हमें फिनिश करना है। finish तो करना है। यू आर लाइक कि वो एक सीधी लाइन पे देखो सिर्फ। क्योंकि जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो 15-16 घंटे मेरे को साइकिल पे रहना पड़ता था। 15-16 घंटे? हाँ। उसके बाद फिर कहाँ टाइम रहता है कि कुछ देखना है, उसके बाद फिर सोना है, रिकवरी हो गई, वरना अगले दिन फिर उठ के फिर शुरू कर देना है। ये आप वही पूरा डाइट प्लान या किस तरीके का रहता है? मतलब आम लोगों से तो बहुत डिफरेंट रहता होगा, आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा इन चीजों में। डाइट में ऐसे स्पोर्ट्स में डाइट का देखो है बिल्कुल, कैलोरी आप बहुत ज़्यादा बर्न करते हो, तो उस हिसाब से आपको कैलोरी कंज्यूम भी करनी होती है। तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा रोल है इसमें ना डाइट में। हाँ, और जो भी आप खा रहे हो थोड़ा हाइजेनिक होना चाहिए, हाइड्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके जो मिनरल्स, आपके सॉल्ट वगैरह जो भी बॉडी लूज कर रही है स्वेटिंग में, वो आपको कोशिश करें कि ड्यूरिंग एक्टिविटी आपके पूरे होते रहें। अब मैम आपको एक बात बताइए, जैसे सर आपके कोच भी हैं, तो क्या हेल्प मिली? क्योंकि देखो मैम हरियाणा से हैं सर, सोनीपत से, और सोनीपत से आपने देखा सारे ओलंपियंस भी यहाँ से निकले हैं। आज सोनीपत के अंदर गीता फोगाट, बबीता फोगाट, वो भी यहीं रहते हैं, बजरंग पूनिया है, ओलंपियन से लेके बड़े बड़े एथलीट्स। तो लोग, मेरे भी दोस्त हैं जो बाहर के हैं, वो कहते हैं यार हरियाणा वालों को माइंडसेट ही ऐसा होता है, बोलते ये थोड़े पागल होते हैं, सन की होते हैं, ये कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा भी कोई सपोर्ट आपको मिला कि इन्होंने कहा भाई भागो दौड़ो? मुझे लगता है कि राजस्थानी भी थोड़े से पागल ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पड़ोसी है ना, इसलिए थोड़ा पड़ोसी स्टेट है। हाँ जी। एक्चुअली जब स्टार्ट किया था मैंने अपना रनिंग जर्नी, तो विकास जी ने बहुत पुश किया कि पॉसिबल है, मैं साइकिलिंग कर चुका हूँ, रन करके देखते हैं। तो आई थिंक ये स्टार्टिंग से ही प्लान कर रहे हैं। जब हमारे पास कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, बट ये था कि हमें विश्वास था कि हमने जो टास्क ले लिए हैं हम उसे पूरा कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही इज गाइडिंग मी, कैसे सारी प्लानिंग्स इनकी रहती है। मैं सिर्फ रन करती हूँ, बाकी जो भी प्लान्स हैं मेरे वो ये करते हैं। और शुरू में जब मैंने रनिंग शुरू की थी तो मेरे कोच थे राजेंद्र यादव, जो अभी भी हैं, अभी भी मुझे गाइड करते हैं वो, और साथ में विकास जी भी हैं। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, बाकी की जो ट्रेनिंग्स होती है रनिंग के अलावा, वो ये देखते हैं। जी। तो मैम ये जो नाम आपका, काफ़ी लोगों ने कहा ये नाम है क्या, सोफिया सूफी रनर? लोगों ने पूछा नाम है, आपने बताया ये नाम है, ये एक्चुअल में नाम कैसे आया? ये मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे अनोखा नाम होगा।
ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं हमेशा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज जब भी मैं किसी को नाम बताती हूँ तो वो लोग रनर छोड़ के सूफिया सूफी लिख देते हैं। जी। बट दिस इज़ माई ऑफिशियल नेम। मेरा नाम सिर्फ सिंगल नेम था, सूफिया। और मैं सच बताऊं तो कभी भी सरनेम लगाने के हक में नहीं थी, बिकॉज मैं वो नहीं शो करना चाहती दैट आई एम मुस्लिम और हिंदू कास्ट और वो सब। तो मैं सिर्फ जजमेंटल से दूर रहना चाहते हैं। मैं उसमें दूर रहना चाहती थी। बट आई डिफाइंड माई सेल्फ एज अ सूफी रनर, क्योंकि रनिंग करते हुए, रनिंग मेरे लिए मेडिटेशन है। और जब मैं एक रनिंग में एक फेज पे पहुंचती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। जैसे आप पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप एक मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं, आप कनेक्ट करते हैं गॉड से, डिवाइन से। ऐसे ही रनिंग मेरे लिए एक कह सकते हैं वर्शिप की तरह। मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि कोई डिवाइन पावर है जो मुझे पुश कर रही है। तो मैं अपने आप को उसी तरह डिफाइन करती हूँ। तो मुझे लगा व्हाई नॉट सूफी रनर। सरनेम अगर इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको सरनेम की ज़रूरत पड़ती है जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं वीज़ाज में। तो हमने कहा ठीक है, हम सूफी रनर ही लगाएंगे। बिल्कुल। तो अभी वो नाम मेरा ऑफिशियली ही सूफी रनर हो गया है। देखिए, सूफी रनर ऑफिशियल नेम है मैम का। मैम, आपने जैसे बोला कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो मतलब क्या दिमाग में क्या चलता है जब आप रन करते हैं? आप किसी के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि नहीं, आपके आसपास भी कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ जी। वो एक जोन ही अलग होता है एक्चुअली, जिसके बारे में जब आप एम्प्टी सा फील करते हैं उस बारे में। बस आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही होती है, अपना एक जो गोल है वो नज़र आ रहा होता है, और आप फील करते हैं कि देयर इज समथिंग हु इज पुशिंग यू। तो मैम, क्या खुशी मिल रही होती है आपको उस टाइम? खुशी मिलती है, उसके बाद खुशी मिलती है? पीस मिलती है एक तरीके की। एक पीस मिलती है। यस। तो इसे एक्चुअली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ों को, डिवाइन चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने अल्फाजों में। बट एक पीस कह सकती हूँ कि मुझे पीस बिल्कुल। और मैं कहूँगा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का ना ऐसा ही होता है, कोई भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हो, जब आप 16-17 घंटे आप कंटिन्यू कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना, डेफिनेटली दिमाग में थॉट्स आते हैं। आप फैमिली के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। आप 1-2 घंटे में सब सोच के सब खत्म कर लेते हो। फिर उसके बाद का जो टाइम होता है वो बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना कि जीरो, शून्य होता है। शून्य हो जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे ना कि जब एक्चुअल मेडिटेशन करते हो तो आपको शून्य को अचीव करना होता है। तो ये एक मेडिटेटिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाओ या कोई चीज एक्सट्रीम में जाओ तो आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो। तो ये तो बहुत ही सर। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने पूरा इंडिया तो कवर कर लिया, इतने सारे रिकॉर्ड्स भी बना लिए, अब क्या मतलब वर्ल्ड में रनिंग करने का प्लान है कि अब पता चले कि अब आप कश्मीर से यूरोप जा रहे हो या कश्मीर से यूरोप तो नहीं, हाँ डेफिनेटली, बट कुछ काफ़ी बड़ा प्लान कर रही है सूफिया अभी जी। तो शी इज़ प्लानिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरा जो हमारे अर्थ का जो सर्कम नेविगेशन है तो वो दौड़ के पूरा करने वाली है सूफिया। तो अगला टारगेट सूफिया का वही है। उससे पहले एक ईस्ट टू वेस्ट बचा है इंडिया का। तो इंडिया को उन्होंने ट्रांस इंडिया कवर करना है। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ हो चुका है, अब ईस्ट टू वेस्ट रहता है। तो वो पहले वो प्लान है अगस्त में। उसके बाद देन शी इज़ लिविंग फॉर अराउंड द वर्ल्ड। उसका डिस्टेंस 30,000 किलोमीटर है एंड शी हैज़ टू कंप्लीट इन 680 डेज। तो आज तक किसी ने किया नहीं है एक्चुअल 30,000 और एक लिमिटेड टाइम में। काफ़ी लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है अराउंड द वर्ल्ड, बट दे टुक बहुत सारा टाइम लिया उन्होंने। बट एक लिमिटेड टाइम में विदाउट एनी डे ब्रेक, तो वो पूरे एक सिस्टमाइज तरीके से अराउंड द वर्ल्ड करना, वो सूफिया विल डू दैट। और आई थिंक उसमें 20+ कंट्रीज होंगी, 4 to 5 कॉन्टिनेंट होंगे, और विदाउट एनी डे ब्रेक। Without any day break. Yeah, and she has to run 50-55 kilometer every day for 680 days. मैम, आप रेडी हैं इसके लिए? मैं कब से ही रेडी हूँ, बिकॉज ये जो प्लानिंग चल रही है हमारी काफ़ी सालों से चल रही है। ऐसे नहीं कि एकदम सोचा और हमने। हाँ जी। तो विकास जी ने बहुत काम किया उसके ऊपर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आपने लिया बैग और दौड़ना या फिर साइकिलिंग करना शुरू कर दिया। बाहर जब जाते हैं हम तो बिल्कुल सीन ही अलग होता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ों की परमिशंस लेनी पड़ती हैं। वीज़ाज हैं सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा टास्क जो है, सबसे बड़ा इशू जो है उसका है, लॉजिस्टिक है, और हमें वेदर को देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इट्स बीन मोर देन 2 years वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो कम से कम आई थिंक 3-4 टाइम्स तो इन्होंने पूरा रूट मैप चेंज किया, जियोपॉलिटिक्स की वजह से, कि ताकि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक कंट्री ना मिल जाए जहाँ पे हमारा रन रुक जाए। जी हाँ, जैसे ईरान में इशू चल रहा है, यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो वी हैव टू अवॉइड दैट। तो काफ़ी टाइम से काम चल रहा है और मैं मेंटली तब से ही तैयार हूँ।
आप जब से कि फिजिकली मेंटली मैं तैयार हूँ कि आप मुझे फ्लैग दिखा दीजिए मैं तैयार हो जाऊँगी। तो होपफुली हम इसी साल अपना अराउंड द वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैम जैसे वॉचेस में दिखाते हैं कि आपने एक साल में कितना कवर करा, तो ये गार्मिन वॉचेस ये तो सब फेल हो जाती होंगी जब आपकी वॉच में देखते होंगे एक साल में 10,000 20,000 किलोमीटर आप तो मैम ये जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है अभी हम देख रहे हैं आपका, बिल्कुल अभी पूरा इंस्टाग्राम पे टाइम्स नाउ से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब हर न्यूज़पेपर आपके बारे में बात कर रहा है। ये क्या रिकॉर्ड है जो आपने लेटेस्ट अभी अभी बनाया है? ये रिकॉर्ड है द फास्टेस्ट जर्नी ऑन फुट कवर्ड बाय यू फीमेल, या तो इट्स मी। एंड इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये रिकॉर्ड सबसे पहले मैंने 2021 में अटेम्प्ट किया था। अच्छा। मनाली टू लेह का, बिकॉज उस वक्त मैं 3 रिकॉर्ड आई वाज होल्डिंग 3 रिकॉर्ड्स। क्वाड्रिलेटरल में कर चुकी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी कर चुकी थी। फिर मुझे लगा रोड रनिंग काफ़ी हो गई है, हाँ जी अभी कुछ ऐसा चैलेंज लेके देखते हैं थोड़ा सा एडवेंचरस हो, जी जहाँ पे आपके सर्वाइवल की बात आए, नॉट ओनली रनिंग। जी। तो मनाली लेह का ख्याल हमें इसलिए आया क्योंकि मनाली लेह काफ़ी फेमस है रूट और टफेस्ट रूट में से एक है, अगर आप सर्च करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड वर्ल्ड के के टफेस्ट toughest रूट, route हाँ में से सुना है एक मैम है। की। जी, जी। और ये कितने किलोमीटर का था जो आपने करा? ये जो अगर आप पूरा रोड का देखेंगे, रोड तो 480 किलोमीटर्स है, जी बट हमने जो कवर किया था वो 430 किलोमीटर्स कवर किया था। 430 किलोमीटर। 430 एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि इट वाज अ FKT अटेम्प्ट कि फास्टेस्ट टाइम है कि फास्टेस्ट पॉइंट 1 टू पॉइंट B। 1 2 अच्छा तो आप उसमें रोड भी ले सकते हो, ट्रेल भी ले सकते हो। जी। तो वी टुक ट्रेल्स, वी टुक ट्रेल्स एंड रोड्स बोथ। दोनों हमने लिए थे। वाओ। और मुझे ये लगता है कि जो ट्रेल्स हमने लिए वो ज़्यादा टफ थी बजाय रोड पे रन करने के लिए। वो तो हम दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि ट्रेल से आप जा रहे हो एकदम से हाइट गेन कर रहे हो तो क्या एक्सपीरियंस तो होगा मैम ये इस चीज़ का। 430 किलोमीटर कितने दिन में आपने कवर करा है? It took me around 98 hours 27 minutes. जो 2021 में किया था दैट टुक 156 डेज। That took 156 hours. 156 आवर्स, हाँ। Hours. और अभी जो सूफिया ने 2021 में किया था, फिर वी प्लान कि इसको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि 2021 में हमारा ट्रेनिंग नहीं था। ट्रेनिंग नहीं था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वी आर न्यू टू द माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स का अपना एक साइंस अलग है। यहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारी 100% तैयार है, आप बहुत अच्छे एथलीट हो, माउंटेन्स पे जाके तो अच्छा दौड़ोगे, बट ऐसा नहीं है, हमारी गलत फहमी होती है। माउंटेन्स पे सारी ट्रेनिंग जीरो हो जाती है, वहाँ पे आपको एक्लिमेटाइज करना होता है, वहाँ पे आपको ट्रेन करना पड़ता है कि जब आप एलिवेशन गेन कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड में रन कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ट्रेन। तो हमने फिर ट्रेन किया। बाद में मुझे लगा कि मैं कभी ना कभी तो अटेम्प्ट करूंगी और इसे 100 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करूंगी। तो फिर हमने 2023 में इसके लिए ट्रेन किया। वी शिफ्टेड टू मनाली और हमने 6 महीने वहाँ पे ट्रेन तो किया। आप मनाली शिफ्ट हो गए सिर्फ इस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज़ के लिए कि 6 महीने वहाँ पे सूफिया ने ट्रेन किया, पूरा एक्लेमेटाइज किया अपने आप को। लद्दाख में भी गए मुझसे लद्दाख पहले, में for 40 लद्दाख में days कुछ टाइम हमने बिताया वहाँ पे, अपने आप को ट्रेन किया सूफिया ने। तो 2023 में हमने अटेम्प्ट किया था और सूफिया का जो टाइम आया था दैट वाज 98 आवर्स एंड 27 मिनट्स। 98 और 27 में। हाँ, क्योंकि जो रिकॉर्ड था, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था, दैट वाज 118 आवर्स। हाँ हाँ। बट शी वाज लाइक कि मेरे को अपना टारगेट सेट करना है, 100 आवर्स से पहले पहले करना है इसे। और सूफिया ने उसे 98 आवर्स में किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग। उन्होंने पूरा अपना, जो मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे मैंने देखा था सूफिया को एक्चुअल में किसी चीज़ की तैयारी करते हुए, एक डेडिकेशन के साथ कि मेरे को अचीव करना है तो करना है। सर इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए हैं। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि हमने ये जब अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा 113 घंटे में हुआ था। 113 घंटे में? 2023 में ही, 2023 में। अच्छा। बिकॉज ड्यूरिंग रन मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, तो एंटीबायोटिक्स के काफ़ी इंजेक्शन लगे, बट मैंने खूब पुश करने की कोशिश की, बट मैं रन नहीं कर पा रही थी उस वक्त, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था। हमने कंप्लीट किया, हम वापस आ गए एंड कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 100 आवर्स में तो हो ही नहीं पाया। कर तो लिया, बन गया वो रिकॉर्ड, बट हो ही नहीं पाया। हम लोग मनाली वापस आ गए और पता नहीं दिमाग में क्या सूझा, विद इन अ वीक वापस निकल गए हम 3 लोग। अच्छा। कि करते हम हैं, 3 लोगों की टीम थी। मैं, सूफिया, एक हमारा फ्रेंड था मनाली से ही। सो लॉजिस्टिक सारा मैं देख रहा था, ड्राइविंग मैं कर रहा था, एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ सूफिया कि गाइड करना कहीं रूट पे, या अगर हाई एल्टीट्यूड पे है, कहीं इल्यूजन होना शुरू हो गया तो ही विल टेक केयर ऑफ सूफिया, उनको गाइड करने के लिए जी। तो उसके लिए, एंड हम 3 लोगों का टीम था। जो पहले अटेम्प्ट किया था उसमें हमारा 15 लोगों का टीम था। उसके बाद जब हमने दोबारा अटेम्प्ट किया विद इन अ वीक, तो एक्लेमेटाइज होती ही बॉडी अच्छे से, हमने पहले वो किया, पूरा एक्सपीरियंस था।
हम निकले एंड सूफिया रैन वेरी वेल एंड शी डिड वंडर दैट टाइम एंड शी कंप्लीटेड 98 आवर्स। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, टारगेट भी आ गया हमारा 100 डेज से नीचे का। हाँ, तो डिस्टेंस मैं कहूँगा डिस्टेंस 400 समथिंग आया था हमारा, 410 420, क्योंकि वी वर टेकिंग ट्रेल्स, 5 हाई पासेस सूफिया ने कवर किए। रोड कट हो जाता है तो आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट आपका एलिवेशन बढ़ जाता है उसमें। एलिवेशन आप गेन करते हो ज्यादा। तो एलिवेशन मतलब हमने एलिवेशन सूफिया ने जो गेन किया था दैट वाज इक्वल टू माउंट एवरेस्ट वाओ, विद इन दोज 4 days। वाओ। And she was sleeping only for 2 to 3 hours every day for 4 days and she was running 22 hours, 23 hours sometimes। 23 आवर्स आप रन कर रहे थे? पूरा ऐसा चल रहा था। तो ऐसा ही कभी करना 1 घंटे सो रहे हैं, फिर दोबारा उठ के पूरा दिन का रन, रात में रन, फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिसेट कर लेते हैं बॉडी को। तो नींद का तो हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमें लगा कि नींद तभी लेंगे जब लगेगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। ये हमें कंटिन्यू तो डॉक्टर्स मना नहीं करते हैं कि आप ये सब मत कीजिए, अब रुक जाइए? मना करते हैं, बट आई थिंक ह्यूमन बॉडी एक्चुअली डिजाइन इस तरह हुई है ना कि आप अपने आप को ना किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। और इस स्पोर्ट्स में नहीं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे ऐसे लेजेंड मिलेंगे जो मतलब अपने आप को इतना पुश करते हैं ना, तो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ना सोचना कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देख लीजिए, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सोना फिर रन करना, तो बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली चैलेंज यही था ना, यही है जो स्लीप डेप्रिवेशन था ना उसको हैंडल करना था आपको ना मेन। आप रन कर रहे हो, चलो ठीक है, आपने एक डिस्टेंस मिला हुआ है आपको, लेकिन आप स्लीप से कैसे फाइट करोगे अपनी ना, क्योंकि आप एक दिन नहीं सो रहे हो, आप पूरा रन कर रहे हो, 22-23 घंटे रन कर रहे हो और आप सो नहीं रहे हो। अगले दिन फिर आपने रन करना है, अगले उसके लिए अगला टारगेट फिर आ गया, तो वो एक थकान भी है और ऊपर से आप सो भी नहीं रहे हो, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेन करते हो ना अपने आप को, आप उसी हिसाब से ढाल लेते हो। तो हमने उसी हिसाब से ट्रेन किया था सूफिया ने अपने आप। सोनीपत की अगर हम बात करें, आपको सोनीपत कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम भी है रनिंग के लिए, ओलंपियंस भी यहाँ पे मिलेंगे, जो आपके फिटनेस के इन्फ्लुएंसर है जैसे अंकित भैया, पूरी सब यहाँ से आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सोनीपत कैसा, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जैसे कह रहे हैं कि सोनीपत ही नहीं, बाकी सारी जगहों के बारे में भी, जैसे भी स्पोर्ट्स में बूम आया है, स्पेशली रनिंग में कुछ साल से। और हरियाणा में तो खैर ज़्यादातर रेसलर ही उठे हैं और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में भी आगे आ रहे हैं। एंड इट्स गुड कि एक जो कल्चर है, जो लड़कियों को लेके सोच है, स्पेशली मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी, वो बहुत बदली है यहाँ पे। जी, बहुत बदली है। और मैं उन सभी जितनी भी लड़कियाँ, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने आप को पुश किया, उस लेवल तक पहुंचाया। बाकी सारे लोग देख के बहुत इंस्पायर्ड हुए। जो फैमिलीज है वो सोचती हैं कि नहीं शादी नहीं करनी है, लड़की को पढ़ाना है, उसको स्पोर्ट्स में डालना है। तो आई थिंक सबसे बड़ा चेंज ये है, और यही देख के खुशी मिलती है कि कई लड़कियों के बारे में सोच बदले आपकी, आप उनको पुश करें आगे करने के लिए। तो आई थिंक ये प्रोग्रेस ही है, और ये प्रोग्रेस देख के बड़ी खुशी मिलती है, चाहे वो कहीं भी हो। जी मैं सर ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑडियंस, हमारे इन्वेस्टर्स और बहुत लोग हैं जो सोनीपत शिफ्ट होना चाहते हैं। जी। तो आप बताएं ना सर कि आप दिल्ली में आप लोगों ने काम करा, और स्पेशली एयरपोर्ट पे जी, तो आपको कैसा लगता है सोनीपत शिफ्ट होने के लिए? उनको क्या एडवाइस आप बताना चाहते हो कि सोनीपत कैसा है? सोनीपत आई थिंक अभी मैं कहूँगा कि गुड़गांव के बाद सबसे बेस्ट प्लेस है शिफ्ट होने के लिए। गुड़गांव तो जैसे अभी पॉल्यूटेड और उन सब की वजह से, हाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सोनीपत में बन रहा है, यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, आप एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ले लो, आप चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हो, वो कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ से आप KMP, पेरीफेरल, जो भी मतलब इतने अच्छे अच्छे हाईवेज यहाँ से जा रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो रेजिडेंशियल पर्पज या अपना बिजनेस उठा के यहाँ पे लाना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी सोनीपत में है। बिल्कुल, साई हमारे यहाँ पे सबसे पहले बालगढ़ में। बिल्कुल, ये हाँ, फिर आपका स्टेडियम है जिसको राजदाना स्टेडियम बोला जाता है, वहाँ पे भी आपको सारे। बिल्कुल, और उसके अलावा भी बहुत सारी अभी फैसिलिटीज जो हैं वो धीरे धीरे सोनीपत में आ रही हैं। अच्छी अच्छी सिटीज हैं, अच्छा न्यू सोनीपत डेवलप हो रहा है हमारा अभी। जी, तो मैं इन न्यूज़पेपर वालों को बताना चाहते हैं कि मैम सोनीपत की भी है, कि राजस्थानी ना लिखे, उनको हरियाणवी भी लिखे। बिल्कुल, अभी लिख सकते हैं। राजस्थान की बेटी और हरियाणा की बहू, आप बिल्कुल लिखिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होगी। हाँ। अब मैं एक बात बताइए, अंडर आर्मर जी इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियां, हर किसी का इंस्पिरेशन वो रहता है, एस्पिरेशन है कि मैं उनके पास इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं जिनको उन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है, एक नीरज चोपड़ा और एक आप। मतलब ये फील आपको कैसी आती है कि मतलब आप उस लेवल पे है कि इंडिया के सिर्फ 1% एथलीट्स को भी ये प्रिविलेज नहीं है, 1 क्या 0.02% के पास भी नहीं है, उसमें से एक आप है।
मुझे ये लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में आपकी जो एक जर्नी होती जी। है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जी आपको उस जर्नी, उस एक लेवल तक पहुँचाने के लिए। और जब हमने अपना रन शुरू किया था कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद, व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो तब विकास जी ही टेक केयर कर रहे थे जी। कि किससे कनेक्ट करना है, तो उन्होंने कनेक्ट किया अंडर आर्मर से। जी और उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा पहली जी, बारी में कि जी। ठीक है, अगर ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो विल सपोर्ट हर। जी तो तभी से आई थिंक इट्स मोर देन 5 to 6 ईयर आई एम विद एसोसिएट विद अंडर Under आर्मर। Armour। एंड एक जो ट्रस्ट है उसके लिए ज़्यादा खुशी होती है कि जी। आप पुराने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो जब आपके पास कुछ भी नहीं था वो बिल्कुल। उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बिल्कुल। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी आती है। एंड आई एम हैप्पी विद द ब्रांड, जो उनके शूज़ हैं, अपैरल हैं, जी कंफर्टेबल हैं काफ़ी। और यस, तो मैम आप जो रनिंग करते हैं, आप जैसे शूज़ की बात की, मतलब आपके लिए तो स्पेशली डिज़ाइन होके आते हैं, किस तरीके से आते हैं? क्योंकि शूज़ तो इतने, मेरे हिसाब से नॉर्मल शूज़ तो जब ही फट जाएंगे जिस हिसाब से जिस टेरेन पे आप रन कर रहे हैं। शूज़ अभी रनिंग के अंडर आर्मर ने रिसेंटली निकाले हैं, और जी। उनके जो रनिंग के शूज़ हैं, अगर आप रोड पे रन कर रहे हैं, लॉन्ग जी। डिस्टेंस रनिंग में है, जी तो उसके लिए अलग शूज़ हैं। इन्फानाइट जी। एलीट करके एक शू का मॉडल है, जी। वो मैं यूज़ करती हूँ। जी। और जब मैराथन्स करती हूँ तो उसका एक अलग मॉडल है। तो आई थिंक उनके शूज़ अभी अच्छा कर रहे हैं रनिंग जी। के अंदर। तो पर आई थिंक ज़्यादातर कंपनियां ना अभी रनिंग से रिलेटेड, मतलब क्योंकि रनिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है अभी, आप बिल्कुल। किसी भी ब्रांड को उठा के देख लो, तो रनर को फोकस करके ही वो अपने ब्रांड्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो सेम आई थिंक अंडर आर्मर ने ये किया इंडस्ट्री है। बूम कर रही है। अब मेरे फादर इज 70 जी और मेरी वाइफ, वो आपके इतने अब मैं लोगों को ये भी बताना हम कनेक्ट कैसे हो पाए, क्योंकि मेरी वाइफ मैम की बहुत बड़ी फैन रही है, वो उनको फॉलो कर रही है, और वो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, सिक्स एनिवर्सरी ऑफिशियली 6। इट्स ऑफिशियली तो 1 साल ही हुआ है। ऑफिशियल 1 साल है, लेकिन अनऑफिशियली 10 साल से 10 ज्यादा हो साल गए। अनऑफिशियल आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे या ऑफिशियल वाली कर रहे थे? दोनों ही दोनों ही कर रहे थे हम दोनों ही एक्चुअली। सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने पोस्ट पे देखा कि मेरी वाइफ ने देखा कि 5 मंकी के अंदर, एंड शी वाज गोइंग क्रेजी, और ये देखो सूफी रनर, शी इज यहाँ 5 मंकी में आई। उन्होंने मेरे को बताया और उन्होंने कहा ये तो सोनीपत, जब हमें पता चला फिर सोनीपत से हम उस तरीके से कनेक्ट हुए। तो आपको मतलब अब आप सेलिब्रिटी उसमें आ चुके हैं, आपको कैसा लगता है मैम ये सेलिब्रिटी वाली फील? अब आप जाते हैं, देखो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसमें और आज के टाइम में जैसे आपको ट्रीट करते हैं वो डिफरेंस भी आया होगा। तो अपने आप को ग्राउंड भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी तो आपको और मल्टीपल रिकॉर्ड्स अचीव करने जी, हैं। जी, जी। तो अपने आप को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? मैं सच बताऊं तो ऐसे कुछ सेलिब्रिटी वाला फील मैं नहीं करती हूँ। बस मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग उससे इंस्पिरेशन लें जी और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। जी बस मेरा एक यही सबसे बड़ा मोटिव रहता है हमेशा, कि आपकी ज़िंदगी इस तरीके की हो कि वो किसी और की ज़िंदगी के काम आ पाए। जी और यही सब आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि नहीं, आई हैव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आई हैव दिस, आई हैव दैट। तो वो चीज़ों पे धूल लगनी है एक दफ़ा। जो आपकी काम आएगी चीज़ वो है आपकी अंदर की अच्छाई, और आपकी लोगों ने आपसे क्या सीखा, जी आपने उनको कैसे ट्रीट किया। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक भी इंसान अगर आपसे ये कह दे आके कि आपकी वजह से हमने अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक वही सबसे बड़ी मैम अचीवमेंट। उसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। मेरे फादर और मेरी वाइफ वो तो खुद, और मेरे को भी अब पीछे पड़े हैं कि भाई तू भी भागना स्टार्ट कर। आपकी वजह से वो इंस्पिरेशन मिल रही है। यही अचीवमेंट होती है। मैम यही इंस्पिरेशन शायद आर्मी के अंदर भी, हमने सुना कि आप आर्मी के लिए रन करते हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आर्मी के लिए रन करना, और ये आप थोड़ा सा इस पे बताना चाहेंगे? जी, जब हमने अपनी रनिंग जर्नी की शुरुआत की, जो पहला हमारा रन था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कश्मीर से कन्याकुमारी, और जितने भी अभी तक अटेम्प्ट्स रहे हैं, तो हमें आर्मी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। हम उससे पहले उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। जब आप कनेक्टेड नहीं होते हो तो आपको किसी की लाइफ के बारे में या किस तरह से चीज़ें काम करती है आपको नहीं पता होता है। बट हम जब वाकई में ड्यूरिंग रन कनेक्ट हुए उनसे, हमने उनकी लाइफ को देखा और जिस तरह से वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो आई थिंक उसकी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं कि ड्यूरिंग रन वो लोग आए हमें सपोर्ट करने। उन्होंने हमें देखा कि एक लड़की भाग रही है, नींबू बना के पानी ला के फौजी आपको सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई और हम देख पाए उनकी लाइफ को और हम कनेक्ट कर पाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम आर्मी के लिए तो रन करेंगे, एक रन और करेंगे, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं आप जितना उनको थैंक्स बोले वो कम होगा। बिल्कुल, एक अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना, और हमारे लिए जो हम रनिंग कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, वो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बड़ा सरप्राइज बन जाता है। बिल्कुल। बट आई थिंक उनके लिए वो डेली रूटीन है।
बिल्कुल। अगर आप देखें उनके सियाचिन लिए। की पहाड़ियों हाँ जी, में, हाँ कारगिल में देखें तो पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के फौजी दिन रात पहरा देते हैं, करते जी। हैं, और हम वहाँ पे चले जाएं तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया, बट दे आर लिविंग देयर, वो डेली लाइफ है उनके लिए। तो मुझे बहुत पुश मिला है, जब भी मैं रन करती हूँ तो मैं उनकी लाइफ के बारे में सोचती हूँ, वो जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहीं से आई थिंक पुश मिल जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, ये तो पास हो जाएगा। जी। तो हमने फिर डिसाइड किया, और मेरा जो पहला रन था आर्मी के लिए वो था सियाचिन बेस कैंप टू कारगिल, वो हमने किया था, और कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट जब करते हैं तो मैं उसी ओकेजन पे रन करती हूँ हमेशा। उसके बाद मैंने गलवान से कारगिल भी किया था अभी पीछे, पिछले साल। तो ऐसे रन्स करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, जज्बा और फीलिंग्स आर्मी के लिए, तो आई थिंक आप अपने आप को और ज़्यादा पुश कर पाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और हम मतलब 1% जान पाते हैं उनके बारे में कि एक्चुअल वो वहाँ पे कितनी हार्ड कंडीशन में मतलब हमारी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं, और हम खुद इतना हार्ड लगता है हमें, लेकिन वो उनके लिए डेली लाइफ होती है, वो वाली जो कंडीशंस होती हैं। तो 1% ठीक कहूँगा मैं, 1% से भी कमी, कि 1% तो हम कम से कम ये जान पाते हैं कि एक्चुअल में व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस। बिल्कुल। हम यहाँ बैठ के बिना वजह का पेट्रोटिज्म दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंडिपेंडेंस डे पे या किसी आर्मी डे पे हमने झंडा लगा लिया या फिर एक दो नारा लगा दिया, रोज जी रहे हैं। हाँ, वो उसको रोज जी रहे हैं। एक्चुअल पेट्रोटिज्म ये है कि एक्चुअल में आप अपने देश को ना एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेके जाओ, अपने देश को सर्व आप एक करो, अच्छे सिटीजन बने, एक सिटीजन बने, तो वही अच्छा, सबसे बड़ा पेट्रोटिज्म वही है आपका ना। हमने उनसे ये सीखा है। ये सीखा है। विकास जी, अब हमने आपकी स्टोरी सुनी, हमने सब देखते हैं जो ऊपर कहते हैं ना कि जो आइसबर्ग है उसका ऊपर दिखता है, बट नीचे क्या है, क्योंकि आपकी स्ट्रगल बहुत रही होंगे। आज आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिल गए हैं, 10 साल भी आप लोगों को रन करते हुए होंगे, तो मैम ऐसी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में रही होंगी जो, देखिए यूथ को ये जानना बहुत जरूरी है, किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए पीछे एक ऐसी स्टोरी जरूर होती है कि आदमी का स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल कैसा रहा है, हेल्थ के उसमें पूछना चाहूंगा, फाइनेंशियली पूछना चाहूंगा, और मतलब और कैसे इस लोगों को मतलब हम इंस्पायर कर सकते हैं। स्ट्रगल तो देखो बहुत है, क्योंकि एक तो नया स्पोर्ट है इंडिया के लिए ना, जिस टाइम पे सूफे ने स्टार्ट किया था। आजकल तो काफ़ी इवेंट हो भी रहे हैं, काफ़ी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं अभी, उस टाइम तो लोग थोड़ा सा अवेयर भी हो गए हैं स्पोर्ट्स के बारे में। उस टाइम पे इतना ज़्यादा इसको ना मतलब लाइमलाइट में नहीं था स्पोर्ट्स ना, बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं था कि अल्ट्रा रनिंग होती क्या है। बहुत कम गिने चुने लोग थे, तो स्ट्रगल भी उतनी थी। अब किसी चीज़ का फ्लैग बेयर बन रहे हो तो स्ट्रगल तो आपको झेलनी पड़ेगी। ऊपर से हम क्या, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था अल्ट्रा रनिंग का, तो हम स्पोर्ट्स में तो घुस गए। उसके बाद हमें जॉब भी छोड़नी पड़ी, जब सूफिया वाज प्लानिंग कि कश्मीर टू कन्याकुमारी करना है। तो जॉब छोड़नी क्यों पड़ी सर? मतलब जॉब छोड़नी इसलिए पड़ी क्योंकि ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, तो हमने ऑफिस में सूफिया ने रखा भी था प्रपोजल कि आप मेरे को ना अनपेड दे दो, मेरे को पेड मत करना, बट आप मेरे को ना कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए छुट्टियां दे दो जब तक मेरा रन होता है जी। 4 या 5 महीने के लिए। हालांकि ड्यूरेशन बड़ी थी, किसी भी कंपनी, कोई कंपनी सोचेगी, तो कंपनी का जो एमडी था उस टाइम पे उन्होंने सीधा ये बोला कि आप एक काम करो, या तो रन कर लो या फिर जॉब कर लो, इतनी लंबी छुट्टी तो हम नहीं दे पाएंगे। सर ये तो गलत बात है, देखा जाए तो आज बड़ी से बड़ी कंपनी स्पोर्ट्स वालों को ला के कंपनी में रखती हैं, उनको स्पोर्ट्स की छुट्टियां देती हैं, बट अपनी कंपनी को मतलब कोई बंदा जॉब में रहते हुए स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो सपोर्ट नहीं मिलता कंपनी से। बिल्कुल, तो उस टाइम पे यही हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप या तो जॉब कर लो या रन कर लो। तो हमने यही था कि अब इतना सब कुछ करके आए हैं तो रन ही करना है। हाँ जी। जॉब तो फिर कर लेंगे। दिस हैंडलिंग एजेंसी, एक एयर इंडिया सेट्स के नाम से, हाँ जी, हाँ जी, जो काफी सारी एयरलाइंस को हैंडल करती हैं, तो हम उस एजेंसी के अंदर थे। जी जी। तो उसके बाद हमने जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने 2018 में छोड़ दी थी, सूफे ने 2019 में कश्मीर टू कन्याकुमारी स्टार्ट करने से पहले छोड़ दी थी। तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था फाइनेंस। हाँ जी। फाइनेंस कैसे पूरे होंगे। ऊपर से हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे दिल्ली में, दोनों ही, तो फैमिली को बता नहीं सकते थे इतनी जल्दी कि हमने जॉब भी छोड़ दी और हम रन करेंगे। तो फैमिली वाले पहले ही हमें गालियां दे रहे थे कि रन कौन करता, वो भी इतना लंबा रन कौन करता है, अब तो तुम सेटल्ड हो, जॉब पे हो, क्यों इतना ज़्यादा वो करना। तो वो चीज़ें हम फैमिली के सामने भी नहीं रख सकते थे, उनसे भी नहीं मांग सकते थे। बिल्कुल। और मांगते तो हो सकता है कि मिल जाते, लेकिन फिर भी एक खुद वो लगता है कि नहीं यार, उन्होंने हमें जॉब पे लगवाया और हम जॉब छोड़ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, अभी लोगों को दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था सबसे, कि फाइनेंस कैसे पूरे होंगे हमारे। ऊपर से जो रन हम प्लान कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला था। तो क्या सर स्पॉन्सर्स, आपने स्पॉन्सर्स देखे? स्पॉन्सर शुरू में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था। हमने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, इवन अपैरल के लिए हम अप्रोच करते थे तो लोग मतलब
ऐसे एक नॉर्मल सी बात कहेगा कि नहीं यार पता नहीं होगा नहीं होगा, एक तो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, पहले इतना बड़ा रन किया नहीं है। हाँ जी एक लड़की रन करेगी वो भी 4000 इंडियन रोड्स पे, हाँ जी हाँ। इंडियन एनवायरनमेंट में, तो लोगों को लग रहा था कि इम्पॉसिबल है थोड़ा सा। कोई स्ट्रगल का ऐसा आप इंसिडेंट बताना चाहेंगे कि मतलब आप लोगों के पास गए स्पॉन्सर करे तो उन्होंने मना कर दिया, क्या हुआ? किस हम एक तरीके- ब्रांड के पास गए थे एक्चुअली, अपैरल स्पॉन्सर के लिए। अच्छा तो 100 दिन का रन था, मैंने उनको पूरा बताया कि 100 दिन का रन है और तो हमें कुछ अपैरल आप स्पॉन्सर कर दो। जी तो उन्होंने बोला कि 2 या 3 टी शर्ट काफ़ी रहेंगी आपके 100 दिन के लिए, उन्हीं को धो के पहनते रहना। मतलब ऐसा भी हुआ है, मतलब 100 दिन के रन के लिए एक ब्रांड ये कह रहा है कि आप 2 या 3 टी शर्ट 2 या 3 टी शर्ट ले जाओ, वो बहुत है आपके लिए, और आई थिंक उसमें आपका काम चल जाएगा, वो कर लो। तो हमने उस टाइम तक कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें अपनी सिचुएशन पता थी, हमें पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल तो ये सब चीज़ें सामने आने वाली हैं। ये तो लेकिन ये था कि लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, हमने क्राउड फंडिंग शुरू की। अच्छा। कुछ लोग थे हमारे, मैं नाम लेना चाहूँगा, गुरप्रीत वसी जी। अच्छा गुरप्रीत वसी जी, हाँ ठीक है जी। एक ऑर्गेनाइजर है, रन ऑर्गेनाइज कराती है वन रेस के नाम से। हाँ जी तो शी Super हेल्प अस 6 One अलॉट। Race के नाम उन्होंने मतलब पूरा सूफिया को पूरा मोटिवेट भी किया कि नहीं तुम कर सकती हो। उन्होंने लोगों को अप्रोच किया हमारे लिए, हमारे लिए क्राउड फंडिंग का पेज उन्होंने बनाया, लोगों से सपोर्ट मांगा, कुछ लोगों से मिलवाया। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी उस टाइम पे। तो उनकी मदद से क्या है, लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए। जी तो जब हम K2K कर रहे थे, कश्मीर टू कन्याकुमारी शुरू किया, हमारे पास व्हीकल तक नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब है जो सूफिया के साथ रन करते थे वहीं हमारे, जहाँ हम रहते थे दिल्ली में ही, सोसाइटी पार्क में। उन्होंने अपनी कार हमें गाड़ी सपोर्ट व्हीकल के लिए कि मेरी गाड़ी लेके जाओ वाह और आप इसमें अपना पूरा अपना सामान रखना और सूफिया विल रन, तो आपका सपोर्ट व्हीकल रहेगा। वरना हमारे पास सपोर्ट व्हीकल तक नहीं था। एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं स्कूटी लेके जाऊंगा घर से दीदी की, एंड सूफिया विल रन, आई विल टेक केयर ऑल द लगेज एंड एवरीथिंग ऑन द स्कूटी एंड वी विल कंप्लीट दिस रन। तो हम ऐसा कुछ प्लान करे थे, बट ये था कि लोगों का प्यार था, लोगों का सपोर्ट था, और इतना अच्छा सपोर्ट मिला हमें उस रन में, जी इतना अच्छा कि सूफिया का वो रन आज तक लोग याद करते हैं। आज तक हम काफ़ी सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जो उस रन में हमसे जुड़े थे, K2K। K2K। तो उसमें तो मैम हेल्थ का भी इश्यूज नहीं आए कभी? आपको ऐसा नहीं लगा कि बॉडी ने गिव अप कर दिया हो कि यार अब नहीं करना, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, बहुत बहुत इस कश्मीर से कन्याकुमारी के स्टार्टिंग का फेज़ था, उसी में मुझे बहुत कुछ फेस करने के लिए मिला। जी क्योंकि जब हम श्रीनगर से जब हमने स्टार्ट किया, वो रूट ऐसा था, एक तो उस वक्त पुलवामा हुआ था और उसी टाइम पे, और वन साइड ट्रैफिक था पूरा, आर्मी का मूवमेंट था और पूरा कच्चा रोड था। रोड तो खैर अभी यहाँ पे पूरा बना है, कुछ कुछ पैचेस ऐसे थे जो बिल्कुल धूल भरे हुए थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उसी रोड पे मैं दौड़ तो रही थी, बट दौड़ते दौड़ते पता नहीं लग रहा था एकदम से कि कुछ इतना डस्ट अंदर जा रहा है, वो इन्फेक्ट कर सकता है बॉडी को। उस रीज़न की वजह से मुझे फिर कुछ किलोमीटर्स के बाद में अनईजी फील होने लग गया था। जब श्रीनगर से स्टार्ट किया और हम जलंधर पहुंचने वाले थे, उसके पहले की ये बात है, मुझे अनईजीनेस फील होने लग गया। यहाँ पे जब भी मैं दौड़ रही थी तो मुझे हैवीनेस सा लग रहा था कि तो विकास जी ने बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। हम हॉस्पिटल में गए, चेकअप भी करवाया हमने उस वक्त। तो उन्होंने बोला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये ले लो या कुछ और दूसरा ये, बट ये नहीं पता था कि वो मेरा लंग इन्फेक्ट कर रहा है, अच्छा करते जा रहा है। अच्छा। तो जलंधर में आई थिंक हम पहुंचे नहीं थे। हम लोग का प्लान ये था कि जिस दिन हम ये रन कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी हमें ज्वाइन करने वाले थे, रनिंग कम्युनिटी ज्वाइन करने वाली थी। आई थिंक जलंधर से 50 किलोमीटर पहले की बात है ये। हाँ, तो मैं कोलैप्स कर गई बिल्कुल। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी वैसे ही मैं नीचे गिर गई। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और सारे चेकअप्स हुए मेरे। बाद में पता लगा कि एक लंग कोलैप्स कर चुका है, पूरा एक लंग कोलैप्स कर चुका है एंड शी वाज इन्फेक्टेड वेरी बैडली, पूरा गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग गॉल हो गया ब्लैडर था, में पानी भर गया था। पानी भर गया। तो जब सीटी स्कैन हुआ, एक्चुअली उससे पहले हम एक्चुअली स्कैन नहीं करा रहे थे, हम बस डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो डॉक्टर्स ये सोच रहे थे कि हो तो सकता कोई है गैस्ट्रिक मे बी प्रॉब्लम है, इतना रन कर रहे हो, डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया होगा। तो ये मिड ऑफ रनवे है, मिड ऑफ रन, बिल्कुल हाँ, स्टार्टिंग वाले फेज की बात है। अच्छा जी जी। तो फिर जालंधर में इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 डेज। जो डॉक्टर थी, डॉक्टर पूजा, वो भी उनको एक्चुअली उस दिन उनको ज्वाइन करने वाली थी रन में, और बट उनको नहीं पता था कि सूफिया से मीटिंग ऐसे होगी कि हॉस्पिटल में, उन्हीं के हॉस्पिटल में उन्होंने सूफिया को एडमिट किया। और 5 डेज उन्होंने ऐसे पता नहीं क्या जादू किया सूफिया पे, क्या दवाइयाँ दी, क्या एंटीबायोटिक्स दी।
5 days के बाद शी वाज बैक ऑन हर फीट एंड शी स्टार्टेड अगेन। उसी टाइम आपने रनिंग भी स्टार्ट कर दी? 5 दिन का उन्होंने एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था कि मेरे को पता है तुम क्या कर रही हो, ये रन तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, जस्ट गिव मी 1 वीक, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जो बेस्ट आपको इलाज हो सकता है वो दूंगी, जो बेस्ट दवाइयाँ हैं वो दूंगी मैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो जाओगे, यू कैन स्टार्ट अगेन। अदरवाइज जो स्कैन रिपोर्ट्स आई थी वो जब हमने दिल्ली हमारे यहाँ पे भेजी थी, तो यहाँ के हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला था कि नाउ शी इज़ नॉट एबल टू रन अच्छा। फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था, लेकिन कुछ सूफिया का जज्बा था, उसको लग रहा था कि नहीं स्टार्ट किया है, नहीं फिनिश करना है, सब कुछ दांव पे लगा के आए हैं। लोगों का इतना विश्वास है हम पे, लोग इतने सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो वो सब मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो आके। बिल्कुल। और ऊपर से जो सबसे टफ फेस था रन का, वो हम कंप्लीट करके आ चुके हैं, श्रीनगर से पंजाब तक का जो माउंटेन एरिया था पूरा फिनिश करके आ। एक तो वो जज्बा था, एक वो प्रेशर था हाँ जी कि नहीं यार अब सब कुछ दांव पे लगा दिया, जो भी छोड़ दिया है, घर वाले भी गालियां देंगे, और पहला ही रन है, पहला ही रन है, शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। हाँ जी। वो था। ऊपर से जो डॉक्टर थी हमारी, उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया सूफिया को कि नहीं सूफिया तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, बस मेरा कहा मानती रहो, मैं जो कह रही हूँ मेरे हिसाब से दवाइयाँ लेती रहो, मैं जो इलाज दे रही हूँ वो सब करते हो। तो सूफिया ने वो सब किया और 5 दिन बाद शी स्टार्टेड अगेन एंड शी डिड 44 किलोमीटर। एंड अगेन आई वांट टू थैंक्स टू हर, डॉक्टर पूजा कपूर। हाँ जी। वो एक्चुअली मुझे ज्वाइन करने वाली थी क्योंकि वो खुद भी रन करती थी, तो उनको ज्वाइन करना था उस दिन जिस दिन हम पहुंचे, बट उन्होंने बाद में कहा कि पता नहीं कि मुलाकात हॉस्पिटल में होगी। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात मिल जाती है, तो मेरे लिए वो एंजल है। और अभी भी मैं अपनी इस पूरी जर्नी को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो डॉक्टर नहीं होती, उनकी जगह कोई और होता, तो शायद मैं रन नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के साथ साथ मोटिवेशन दिया कि ये स्टार्ट कर चुकी है, उसको फिनिश करना है और हो जाएगा। आई थिंक वो उन्होंने जो मोटिवेशन दिया मुझे, जो पॉजिटिविटी दिखाई, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मुझे एक पुश मिलना था, क्योंकि वो जब भी मेरे रूम में आती थी मुझे ट्रीट करने के लिए, पूछने के लिए, मैं उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखती थी कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे जल्दी से रन करना। तो आई थिंक बहुत बहुत बड़ा उनका रोल रहा इस पूरी जर्नी में। जी। और मतलब आपका कभी ऐसा मन नहीं करा कि अब रनिंग छोड़ दूं, अब बहुत रन? उस टाइम पे कर रहा था, उस टाइम पे ये मन कर रहा था कि मैंने स्टार्ट ही क्यों किया ये, मैं हेल्थ ही नहीं है तो क्या फायदा इसी रनिंग से। बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत अंदर ही अंदर वो कर रही थी कि ये क्या कर दिया मैंने अपनी लाइफ के साथ में। और फिर बस वो एक बैटल की तरह, जब मैं बेड पे लेटी रहती थी तो बस एक बैटल चलती रहती थी माइंड और बॉडी के बीच में। बॉडी मना कर रही है रन छोड़ दो, माइंड कह रहा है नहीं कर सकते हो, नहीं छोड़ना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जैसे 5th डे में उठी थी बेड से, कैनुला मेरे हाथ के अंदर लगा हुआ था, उसी कैनुला के साथ में मैंने 45 किलोमीटर रन किया एक ही दिन में। एक ही दिन में। मैक्सिमम एक दिन में कितना रन करा आपने एक दिन में? एवरेज 50 किलोमीटर आ रहा था उसमें। उस रन, उस एक्सपीडिशन में जो चैलेंज था उसमें 50 किलोमीटर का एवरेज था हमारा, तो शी वाज डूइंग 50 किलोमीटर एवरी डे। तो वो निकला वो दिन, जो 5 दिन के बाद 44, उसके बाद फिर दोबारा लाइन पे आ गए, उसके बाद सीधा कन्याकुमारी जाके रुकी सूफिया, विदाउट एनी डे ब्रेक शी कंप्लीटेड एवरी डे 50 किलोमीटर। मैम, तो जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम 30s to 40s, मतलब लोगों की बॉडी वीक होती है, आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जी जी। ये सारा माइंडसेट ही है, ये एक्चुअली सारा, हाँ जैसे सूफिया कह रही है ना, माइंडसेट ही होता है। ये ना सारा कि आप अपने माइंड को किस हिसाब से ट्रेन, बॉडी को तो आप ट्रेन करते ही हो, लेकिन आप माइंड को किस हिसाब से ट्रेन कर रहे हो। तो सर मैक्सिमम अगर आज तक बात करें, रिकॉर्ड्स तो इतने सारे हैं, बट एक दिन में मैक्सिमम रनिंग कितनी करी है? एक दिन में आई थी, हमारी कतार में आई थी 180 किलोमीटर, कतार में 190। तो आई डिड अक्रॉस कतार, साउथ टू नॉर्थ रिकॉर्ड किया था मैंने। 196 किलोमीटर था वो, एंड इट टुक मी अराउंड 30 आवर्स समथिंग, नॉन स्टॉप बिल्कुल। और मैं तो दिमागी सुन के तो कतार का पूरा कंट्री इन्होंने क्रॉस किया था, नॉर्थ टू साउथ पूरा कंट्री क्रॉस। दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू अटेम्प्ट सच रन इन कतार। जी मैम, अब जो आपने बताया एज अ वुमेन, आप जो हमारे यंग वुमेन है और या यंग यूथ है, वो इसमें फील्ड में आना चाहते हैं, तो कैसे आप उनको इंस्पायर करना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे, वो कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो वक्त चल रहा है, जो टाइम है,
हम सबको बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि हमें सक्सेस मिल जाए। जी बिल्कुल। हम बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं कि इसमें नहीं चल रहा काम तो वो पकड़ लेते हैं। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमें। फोकस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और स्पेशली मैं लड़कियों के लिए ही कहना चाहूँगी कि जो आपने एक बाउंड्री खींच रखी खुद ही, मैं दूसरों को नहीं बोलती, हम खुद ही बाउंड्रीज खींचते हैं अपने आसपास कि हमें इतना बोला गया है तो हम इतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल। बाउंड्रीज मेरे पास भी खींची हुई थी। बिल्कुल। मैं जिस फैमिली से आती हूँ, जो जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें करना अलाउड नहीं था। हाँ, अलाउड नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा, जॉब कराई, और मेरी जो जिद थी रन करने की उसे भी पूरा किया। तो आई थिंक वो बाउंड्रीज थी, बट मुझे पता था कि मुझे क्या करना है अपने साथ में। बिल्कुल। मैं उसको क्रॉस करके अपना अच्छा करूँगी, बुरा करूँगी, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स ऑल हियर। आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो सिर्फ आपका दिमाग का खेल होता है। तो एक जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज ना कीजिए कभी भी। सब चीज़ें पॉसिबल है। आपके पास भी 2 हाथ पैर हैं, हम लड़कियों के पास भी 2 हाथ पैर हैं, कैपेबिलिटीज़ हमारे पास भी हैं, तो हम कर सकते हैं। तो वो आई थिंक उस शेल से बाहर आना ज़रूरी है कि हम लड़की हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, हम पीरियड्स में रन नहीं कर सकते, हम वर्कआउट नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब हो सकता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हमने एक्सपीडिशन शुरू किए तो वी आर प्लानिंग की जो हमारे मेंस्ट्रुअल डेज होंगे तो हम उस दिन रेस्ट ले लेंगे। बट मैंने तब अपने आप को एक दफ़ा पुश किया और मुझे ठीक लगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कोई आपके लिए बाउंड्रीज नहीं होती है, आप कर सकते हो। आई थिंक उससे बाहर आना और ये सोचना कि हर चीज़ पॉसिबल, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जगह फोकस रखें, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी किसी को देख के। आजकल का यूथ एक्चुअली इसीलिए मतलब ना एक तो हम गैजेट्स, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है ना चीज़ों का, लोगों के पास गैजेट्स हैं, गेम है, और जो एक शॉर्ट टर्म होता जा रहा है ना, छोटी छोटी रील्स चाहिए सबको ना, क्विक चाहिए हर चीज़ ना, क्विक कॉमर्स। बिल्कुल। ठीक है, रील्स भी आजकल 10 सेकंड 15 सेकंड की आ गई हैं, तो उसकी वजह से ना धीरे धीरे ना यूथ का जो पेशेंस लेवल है ना वो हटता जा रहा है। और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स ऐसा है, इसमें आपको पेशेंस लेवल ही चाहिए। आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, एंड्योरेंस आप बना सकते हो। स्पोर्ट्स लाइक तो एक तपस्या, स्पोर्ट्स में एकदम से ऐसा नहीं कि आपने आज स्टार्ट कर दिया तो कल आपको रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, आपको बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ता है। स्पोर्ट्स का तो बहुत ही अभी हमें, मैं कहूँगा हमें 9-10 साल हो गए स्पोर्ट्स में, अभी हमें बहुत सीखना बाकी है। वी आर ऑल्सो लर्निंग, हम लोग एक्सपीरियंस अभी हम लर्निंग स्टेज में ही हैं। अभी भी हमें कोई इंजरी होती है, हमें उसका पता लगता है, कोई ऐसी डाइट पता लगती है कि नहीं ये ऐसा कुछ खाएंगे, आप डाइट में ऐसा चेंज लेके आएंगे, कोई एक्सरसाइज ऐसी करेंगे तो उसमें हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो लर्निंग फेस हमेशा चलता ही रहता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने चलो ठीक है मैंने 2 साल मेहनत की, कुछ नहीं मिला चेंज कर देते हैं, 6 महीने इसमें मेहनत की नहीं मिला चलो चेंज कर लेते हैं, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप किसी एक फील्ड में बैठे हो, मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बस पेशेंस लेवल होना चाहिए आपके पास। आप लोगों ने तो जो स्टीरियोटिपिकल वो होता है कि स्पोर्ट्स 10 साल में शुरू होना चाहिए, वो सब वो सारी जो कहते हैं बाउंड्री नहीं है, सब तोड़ भी नहीं है। कुछ एक स्पोर्ट्स में कहूँगा, स्प्रिंटिंग स्पोर्ट्स जो होते हैं वो आप शुरू करते हो, आप अर्ली एज में शुरू करना, लेकिन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एक ऐसा है एक्चुअल में आप इस स्पोर्ट्स को किसी भी एज में आगे स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, और किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हो आप इसे। अब सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट से अगर हम बात करें कि जैसे आप ये अल्ट्रा मैराथन इतने बड़े आपने अलग अलग कंट्रीज में भी रन कर लिया है जी, तो इंडिया में अभी क्या सपोर्ट गवर्नमेंट से होना चाहिए कि इस तरीके से स्पोर्ट्स को मोटिवेट मिले, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या डेवलप हो सकता है कि मतलब अल्ट्रा मैराथन इन सबको एक बढ़ावा मिले और लोग करें, और क्या डिफरेंस रहा है बाकी कंट्रीज में रन करने और इंडिया में रन करने का? इंडिया में देखो अभी मैराथन का तो जैसे हमारे जो रेगुलेटर बॉडीज हैं हमारे पास ना, अथॉरिटीज हैं जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, इनको सब हैंडल करती है। अल्ट्रा रनिंग में मैं कहूँगा अभी तक कोई ऐसा फेडरेशन नहीं है जी। इवेंट जो आजकल हो रहे हैं लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उनमें अपने हिसाब से रूल बना रहे हैं, कोई एक फिक्स रूल नहीं है किसी भी इवेंट का ना। मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं अपने हिसाब से अपने इवेंट के रूल बना लूंगा, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजर है वो अपने हिसाब से बना लेगा। तो एक वो ना एक फिक्स बॉडी नहीं है, एक अथॉरिटी नहीं है उसको रेगुलेट करने के लिए ना कि हाँ एक्चुअल में अल्ट्रा मैराथन में ही। बाहर कंट्रीज में ज़्यादातर कंट्रीज में भी अथॉरिटीज हैं, वो अच्छे से हैंडल करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है लोगों के बीच में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा है अभी ना इन चीज़ों में, एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना इन चीज़ों को। अभी देखो इवेंट हो रहे हैं, हर एक सिटी में भी इवेंट होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे अल्ट्रा रनर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं अभी धीरे धीरे निकल के, और अच्छे रनर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चलो ठीक है काम चलाओ इंडिया, नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे रनर है इंडिया में। लद्दाख में आप जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट के रनर्स को निकाल के देखो, इतना अच्छा रन करते हैं वो अल्ट्रा रनिंग में। तो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज के रनर हैं उनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं। एक तो थोड़ा सा गाइडेंस, एक थोड़ा सा जो एक रेगुलेशन होना चाहिए, ऊपर से
गवर्नमेंट को भी एक थोड़ा सा ना रनर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छे कर रहे हैं। अभी तक ज़्यादातर रनर्स क्या है वो अपने हिसाब से ही कि चलो ठीक है बस करा, हाँ हाँ मैं ऐसे जितना हो पा रहा है मैं कर लूँगा, मेरा जितना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या फिर किसी एक दो बंदे ने सपोर्ट कर दिया उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है ना, हाँ जी, तो डेफिनेटली थोड़ा गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, स्पोर्ट्स ब्रांड को भी आगे आना पड़ेगा, हमारे जो प्राइवेट जो बॉडीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनको भी एक्चुअली में सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को सिर्फ बना ही देना कि बना के आपको दे दिया, हाँ जी, हाँ जी, वही सब काफ़ी नहीं होता है। जी, एक चीज़ होती है मेंटेन करके रखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम काफ़ी सारे स्टेडियम्स में गए, बिल्कुल, हमें ये लगता है कि नहीं बहुत हालत ख़राब है सच में बिल्कुल, यहाँ पे ठीक- स्टेडियम्स की, ठीक जहाँ बात। पे वर्ल्ड क्लास के गेम्स होते हैं। गेम्स होते हैं, ठीक, वहाँ पे ये होता है कि जब टूर्नामेंट्स होते हैं या इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है तभी उनको मेंटेन करके रखा जाता है। अदरवाइज आप कभी भी आप चले जाएं आप खुद देखेंगे कि बहुत ही बुरा हाल है। बुरा तो हाल है, सिर्फ बना बच्चे के दे प्रैक्टिस के लिए देना आ ही रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेंटेन करके रखें उसको, आप वहाँ पे कर्मचारी लगाएं और पूरी नज़र रखें। आई थिंक वो भी ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। वो मतलब मेंटेन भी नहीं हो पा रहा है और स्पोर्ट्स पे अभी तक जिस लेवल पे ध्यान दिया जा सकता है और हमारे देश के एथलीट्स जिस लेवल पे पहुंचे हैं उस तरीके का सपोर्ट अभी नहीं मिला है। बिल्कुल एक्चुअली और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अल्ट्रा, क्योंकि अब जैसे आपने कतर में रन करा तो क्या वहां पे भी जैसे यहाँ रन था सेम उसी तरीके से रन होता है या कुछ डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइजर्स का भी कि बीच में सपोर्ट सिस्टम, खाना पीना, डॉक्टर्स का सब कुछ? क्योंकि हमने सुना है जो इतनी बड़ी बड़ी रन होती हैं उसमें डेथ तक हुई है। वो बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे भी है अभी सपोर्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है अभी मैं कल ना कोई इवेंट, अब मुंबई मैराथन को एग्जांपल देता हूँ, वो मैराथन है लेकिन उनमें उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। रनर्स के लिए बीच में खाना है, कई सारे अल्ट्रा इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बीच में सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं आपको। मेडिकल इमरजेंसी कोई हो जाए तो उसके लिए उनके पास प्रोटोकॉल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बाहर उनमें है। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा उसको ना रेगुलेट करना पड़ेगा। बाहर रेगुलेशन थोड़े अच्छे हैं, अथॉरिटीज हैं, लिमिटेड ऑर्गेनाइजर हैं तो वही ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज बहुत फैली पड़ी है, कोई भी ऑर्गेनाइजर आ रहा है, उसको रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं, अपने हिसाब से किसी लोग ने बना भी लेते इवेंट हैं। ऑर्गेनाइज कर दिया है जी, तो गवर्नमेंट का उस पे कोई अभी उस पे कोई अथॉरिटी है नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉब्लम तो हमारे रियल एस्टेट में भी है। जैसे हम बताएं हम रियल एस्टेट के फील्ड से काम करते हैं, बाकी जगह अथॉरिटीज है और रियल एस्टेट कौन लोग काम कर सकते हैं उनको ऑथराइज करा जाता है, उनको एक नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पे तो बोल दिया जाता है कोई भी उठता है जिसने कुछ नहीं करा लाइफ में, बोलते भाई ये रियल एस्टेट वाला है। तो ये प्रॉब्लम तो शायद एक बड़े लेवल की समस्या है, शायद गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये हर एक डिपार्टमेंट में मेरे को लगता है कि हर एक चीज में भी नया नया, सोशल मीडिया पे देख लो कोई रूल रेगुलेशन नहीं हमारे यहाँ। हॉस्पिटल्स जो रन कर रहे हैं वो बिजनेसमैन हैं जिनको हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं और रखते हैं एंड दे वो सिर्फ बुक्स देखते हैं कि हमें तो इतना प्रॉफिट चाहिए और एक टारगेट दे दिया जाता है कि इतना तो आपको मंथली निकालना ही है। बिल्कुल। तो आई थिंक गवर्नमेंट पे इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। सर अब एक चीज और बताइए कि आपको क्या लग रहा है मैम, फ्यूचर क्या है इस देश में रनिंग का? मेरे और दूसरा एक सवाल जो मेरे जैसे आपकी स्टोरी सुन के मेरा मन कर रहा है कि आज मैं भी 10 किलोमीटर दौड़ के आऊँ, मेरे को पता है बॉडी अलाउ नहीं करेगी। आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग शायद ये गलती करें कि भाई कल से ही रन करें, तो उनके लिए क्या एडवाइस दें जो बिगिन कर रहे हैं इस चीज़ को, स्पोर्ट्स को? जो बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट करते हैं, और हमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं तो एक फेज़ होता है हर चीज़ का ना, कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ग्रेजुअली स्टार्ट करें जी, स्लोली डिस्टेंस बढ़ाएं जी, और रनिंग से ज़्यादा फोकस करें स्ट्रेंथ वर्कआउट पे जी, बिकॉज स्ट्रेंथ वर्कआउट ही है जो आपको आगे जाके इंजरीज से बचाएगा और आपको लॉन्ग टाइम तक आगे लेके जाएगा। मेरी सबसे बड़ी एडवाइस इसीलिए है क्योंकि मैंने खुद वो गलती कर रखी है। अच्छा। मैंने स्टार्टिंग में हज़ारों किलोमीटर रन किए और बाद में मुझे जब इंजरी हुई तो मुझे पता चला कि स्ट्रेंथ वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि हमारी तो लाइफ ही रनिंग है, हमारा प्रोफेशन ही वही है, उस प्रोफेशन में एक गैप आ जाए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। और वो जो इंजरीज का फेज होता है ना, वो एक एथलीट के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप लिटरली रोते हैं कि आप रन कर पाएं। बिल्कुल। तो मैंने वो फेज अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि रनिंग ग्रेजुअली जो भी बिगिनर्स हैं ग्रेजुअली स्टार्ट करें और फोकस करें स्ट्रेंथ वर्कआउट पे। बिल्कुल। स्ट्रेंथ वर्कआउट क्या है, आपके जो ग्लूट्स हैं, आपके क्वाड्स हैं, आपकी नीज हैं, इनको स्ट्रेंथनिंग देना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और साथ के साथ हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, आगे तक नहीं जा पाएंगे। एक डिसिप्लिन लाइफ का होना जरूरी है। आपका सोना इट्स अ पार्ट ऑफ रिकवरी। जब आप रन कर रहे हैं लंबे या आपने शुरू किया है तो सोना भी एक रिकवरी का पार्ट है। तो एक अच्छी स्लीप लें, अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए आपकी। जब आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं काम जिंदगी में तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन का ख्याल रखें।
मैम हमने देखा एक VO2 मैक्स आपका देख रहे थे जो आपका ऑक्सीजन ले रहे थे, वो वर्ल्ड में 1% में आपका। तो आपकी फिटनेस एज कितनी है मैम? देखने में तो आप 20 साल की भी नहीं लगते, अभी ऐसा लगता है 20-22 साल के। तो फिटनेस एज आपकी कितनी दिखा रहा है आपको? आई थिंक वो 10 साल 12 साल की दिखा रहा होगा। नहीं फिटनेस एज अभी हमने रिसेंटली आई थिंक 2 साल अभी रिसेंटली तो देखा हमने, 1.5-2 साल पहले हमने चेक किया था। सो सूफिया वाज 27 it was coming Wow. 27. Yes. 40 तो और- 38 की एज में सूफिया का फिटनेस एज 27 और 26 के अब आसपास। जिस हिसाब से रन करे तो मेरे हिसाब से वो 16-17 पे आ चुका होगा। सर अगर एक चीज और पूछे, हम बाकी स्पोर्ट्स से, जब आप इस स्पोर्ट्स के फ्लैग बियरर हैं इस कंट्री में, तो क्योंकि अब मेजर चेंज आएगा जो आपके थ्रू आएगा इस देश में, तो जैसे आपने बताया कि फेडरेशन, क्या आप भी कुछ ऐसी फेडरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि इस देश में, क्योंकि आपको लोग देख के इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब इस देश में अल्ट्रा मैराथन का नाम हमने आपसे सुना है कि इतने स्ट्रगल हो रहे हैं, क्या आप भी कुछ सोच रहे हैं कि ऐसी रेगुलेटरी बॉडी आप खुद बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि प्राइवेट लोगों से, अगर कुछ गिने चुने लोगों से ये चीज़ें आएंगी ना, तो वो फिर अपने हिसाब से उसको करते हैं, फिर ना डिक्टेट करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेयर, अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़रूरी है इसमें ना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बॉडी बनेगी, गवर्नमेंट के कुछ लोग, AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर इसमें थोड़ी सी पहल करेगा, अभी उन्होंने रिसेंटली करना शुरू किया है अल्ट्रा रनिंग में इवेंट्स को, वो सिलेक्शन जो होता है उनकी तरफ से होता है, जो एक्चुअल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है अल्ट्रा रनिंग में, लेकिन इसको थोड़ा सा और रेगुलेशन लेके आए, एक ऐसी बॉडी बनाए जो एक्चुअल में एक फिक्स रूल बना के रखे कि अब कोई भी इवेंट इंडिया में अल्ट्रा रनिंग का हो रहा है या फिर कोई माउंटेन में कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल होने चाहिए। क्या रूल होने चाहिए, वो अगर वहाँ से आएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कल मैं बोलूँ कि नहीं मैं बना रहा हूँ, तो उसको फिर मैं अपने हिसाब से डिक्टेट करना शुरू करूंगा कि मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं उसको परमिशन दूंगा, मेरे को जो अच्छा नहीं लग रहा है मैं उसको हटा दूंगा। तो आई थिंक बेटर रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से आए और एक सिस्टमाइज तरीके से आए तो बेटर रहेगा। सर इसमें कोई कोचिंग लेना चाहे इस फील्ड में तो कैसे ले सकता है? कोच तो देखिए आजकल बहुत हैं लोग, अभी कोच तो भरे पड़े हैं हमारे इंडिया में। 4 मैराथन 4 अल्ट्रा जो कर लेता है वो कोच ही बन जाता है कुछ दिन बाद। तो कोच की तो अभी मैं कहूँगा हमारे इंडिया में कमी है ही नहीं जी। तो, लेकिन हाँ ये है कि यूट्यूब से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है जी। यूट्यूब पे बहुत अच्छे एक रनर्स हैं जो एक्चुअली हमें अपना ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, या फिर आपको मतलब एक बताते हैं कि एक्चुअल में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे ग्रेजुअली पेस, क्या क्या वर्कआउट्स होते हैं, फार्टलेग क्या होता है, टेम्पो रन क्या होता है, ये सब चीज़ें, इंटरवल्स क्या होती हैं जी। तो ये सब चीज़ें बताते हैं। वो हो गया कुछ। एक इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है, उनका खुद का एक्सपीरियंस बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है रनिंग में, नाउ दे आर टीचिंग पीपल, तो वो भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इंडिया में। एक हमने देखा सर आप लोगों ने एक नया चैलेंज स्टार्ट कर रखा है 100 डेज चैलेंज, जी ये क्या है? और दूसरा आपका फ्यूचर में कौन सी बड़ी रन आने वाली है? ये रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है 1 to 100 किलोमीटर्स रनिंग चैलेंज, हाँ जी। जिसमें मैं डेली 1 किलोमीटर इंक्रीज कर रही हूँ, तो मुझे 100 डेज तक ये करना है। हाँ जी। और इस चैलेंज को लेने का यही हमारा एक मकसद है कि हाँ जी। ये दिखाने का कि अगर आप डेली अपनी लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट रनिंग, 1% डाल रहे हैं किसी भी काम में, हाँ जी। वो इम्प्रूव होते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। एक वही तो है कि आप छोटे से शुरू करो। अभी सूफिया ने फर्स्ट डे पे 1 किलोमीटर रन किया है, हाँ जी। सेकंड डे पे 2 किलोमीटर है, थर्ड डे पे 3 किलोमीटर है, आज 4th डे था तो 4 किलोमीटर है। रोज 1 किलोमीटर वो ऐड कर रही हैं। हाँ जी। एक इंसान जो हमारे माइंड की साइकोलॉजी, हमारी बॉडी की साइकोलॉजी ना, वो यही कहती है कंसिस्टेंसी एक्चुअली कैसे काम करती है। जी। आप थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाओगे और आप 100 डे पे जाके आप 100 किलोमीटर रन कर रहे होगे, आप एक अल्ट्रा रनर बन चुके होगे 100 दिन में। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है मैम हमारा, क्या कोई अल्ट्रा रनर बनना चाहता है तो आप उसको कहेंगे कि अल्ट्रा रनर बनो, या अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है आप कहोगे कि मत करो? एक अल्ट्रा रनर के मुंह से बात सुनना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं नहीं तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे खुद पता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमें भी हर चीज़ इम्पॉसिबल सी लग रही थी। हाँ जी। बट यह है कि यकीन था। हाँ जी। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, मतलब किसी भी गोल तक पहुँचने के लिए हमारे पास उस वक्त रिसोर्सेज कम थे, कभी कभी नहीं थे, बट हमें यकीन था, विश्वास था, अपने ऊपर ट्रस्ट था, और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी नीयत का साफ होना। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत साफ है तो मंजिल आसान हो जाती है, कहा भी जाता है, कहावत भी है। हाँ जी। हाँ जी। तो बस वो चीज़ें आपने क्लियर रखें
और मुझे लगता है कि जो आपका माइंड सेट है ना, ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को देखो ही मत। कंपटीशन किसी से रखना ही नहीं है। आप अपने आपको देखें, आप ये देखें कि आप कल क्या थे और अभी आपने क्या इम्प्रूव किया अपने अंदर। क्योंकि जब मैं दौड़ती भी हूँ रेसेस में, तो मैं किसी आसपास वाले को नहीं देखती हूँ कि वो दौड़ के आगे चला गया, कोई पीछे रह गया। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया अपनी ट्रेनिंग से, अपनी बाकी सारी चीज़ों से। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर मुझसे कोई गाइडेंस लेता है तो मैं यही कहती हूँ कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू करते रहें अपनी जर्नी को, छोटे से स्टार्ट करें एकदम, और अपनी नीयत साफ करें। नीयत साफ रखें। ये तो हमने हमारे घर में भी बहुत सुना है, बोला है नियत गेल बरकत। बिल्कुल बोलते जिसकी नीयत साफ होती है उसी की बरकत होती है और उसी का भगवान भला करता है। तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हम यहाँ चले गए, हमारे वहाँ चले गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी नीयत, हाँ नीयत बहुत। और कई बार ये होता है, देखो लोग ना इंस्पायर हो जाते हैं। अब जैसे सूफिया से काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। हाँ जी। लेकिन सूफिया ने ना ये इंस्पिरेशन बनने के लिए ना बहुत टाइम लिया है। उन्होंने ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत छोटे से स्टार्ट किया, धीरे धीरे। अभी लोग ये सोचते हैं कि कई सारे मैसेज में हम आते हैं, मैं सोशल मीडिया टेक केयर करता हूँ सुबह तो आते हैं कि हमें भी रिकॉर्ड बनाना है, हमें भी कश्मीर टू कन्याकुमारी दौड़ना है। उनका प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो किसी दूसरे स्पोर्ट्स से है, लेकिन एकदम से इंस्पायर होकर सोचते हैं कि नहीं हम भी एक ऐसा रिकॉर्ड करते हैं, हमें भी फेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप ना, अगर आप को कश्मीर टू कन्याकुमारी रन भी करना है ना, तो आपको पहले ना अपने एक छोटा छोटा अपना पेस बनाना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी, एंड्योरेंस बनानी पड़ेगी। उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने आज बोला और कल आपने स्टार्ट कर दिया और परसों आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये गलती तो करनी भी, ये गलती लोग बहुत करते हैं, इंस्पायर होके ये सब चीजें कि मेरे को भी इंस्पायर हुए, अच्छी बात है। इंस्पायर होके आप स्टार्ट कीजिए, आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, आप उनकी तरफ फोकस रखना स्टार्ट कीजिए, माइंडसेट बनाइए कि उनका माइंडसेट क्या था, उनका माइंडसेट देखिए कि उनका माइंडसेट क्या था कि मेरे को ये अचीव करना है, इसके लिए मेरे को मेहनत करनी है। इतना सा अचीव हो गया, मेरे को बड़ा अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, फिर उससे बड़ा। तो ये सक्सेस की सीढ़ियां जिन्हें बोलते हैं ना, ये वही होता है कि आप एकदम से टॉप पे नहीं जा सकते हैं, वो सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ के जाओगे आप। ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। तो इतना इंस्पायर भी नहीं होना कि आप सीधा कल ही इसको सोचो कि 20 किलोमीटर दौड़ ले। ये हमारी सोशल मीडिया टीम भी आज कह रही थी कल से, मैं कहा भाई रुक जाओ, आराम से पहले गाइडेंस ले लेना। बिल्कुल। और ये हर एक फील्ड में होता है कि इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर हो गया ये नहीं कि मेरे को आपने जो किया हुआ है मैं एकदम से कल ही। बिल्कुल। आप पहले थोड़ा सा ना उस फील्ड में आइए, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, समझिए, मेहनत करना शुरू कीजिए, पेशेंस रखिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हमारे पास सेलिब्रिटी कपल है जो इंडिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है, और मैं होप करता हूँ कि दुनिया को ये एक नहीं 4 बार ही पूरा रन करके आए। और ऐसा कपल, ऐसी इंस्पिरेशन सोनीपत से है। सर ने बोला है ये राजस्थान की लड़की है बट हरियाणा की बहू है, और तो हरियाणा से और सोनीपत से है, तो स्पेशली देखिएगा कि ये कपल बहुत आगे जाएगा। आप लोगों के लिए ऐसी इंस्पायर होते रहिए, और ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो ज़रूर मैम को फॉलो करिए, क्योंकि ऐसी रनिंग आज की यंग जनरेशन को नहीं मिलेगी। मैम ने कहा है कि अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जो लड़कियों ने अपनी सेल्फ मेड बाउंड्रीज बना रखी हैं, उनको तोड़ के आगे जाना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू।